गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरा नाम है चंदन। हमारे कोचिंग का नाम है कबीर कोचिंग एंड कंपटीशन क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम क्लासेस के लिए अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। अगर आप अकाउंटेंसी में 95% या उससे अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें और हेडफोन लगाकर ही वीडियो को सुने और देखें और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आता है, पुस्तक पालन से क्या आशय है? पुस्तक पालन दो शब्दों से मिलकर बनता है, पुस्त प्लस पालन। यहां पर पुष्प शब्द का अर्थ है पुस्तक और पालन का अर्थ होता है किसी भी चीज को संभाल कर रखना। परंतु यहां पर किताबें या कॉपियों को अलमारी में सजाकर रखना पुस्तक पालन नहीं है, बल्कि व्यापार में होने वाले लेन देनों, क्रय विक्रय, भुगतान प्राप्ति को नियमानुसार लिखने की कला का नाम ही पुस्तक पालन होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पुस्तक पालन क्या है कि व्यापारी द्वारा व्यापार में जो भी लेन देन किए जाते हैं उन्हें रजिस्टर में, कॉपियों में, बहियों में नियमानुसार लिखने की कला का नाम ही पुस्तक पालन होता है। अब इसमें अगला हेडिंग डालेंगे, पुस्तक पालन के क्या लाभ हैं? क्योंकि हम कोई भी कार्य तभी करना चाहते हैं जब उसके कुछ लाभ होते हैं। तो सबसे पहला लाभ है हमारे पास कि दीर्घ काल तक प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य की याद रखने की क्षमता सीमित है। हम व्यापार में दिन प्रतिदिन माल खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। अगर हम उन चीजों को नहीं लिखते तो हम एक लंबी अवधि तक यह याद नहीं रख सकते कि किससे हमने क्या लेना है, किसको क्या देना है, कितना माल बेचा है, कितना माल खरीदा है। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा लिखित प्रमाण, दीर्घ काल तक उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी लेन देन का निर्धारण किया जा सकता है कि भाई किस व्यापारी से हमने कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं। तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने पिछले साल इतना माल बेचा था और इस साल मैंने उससे ज्यादा माल बेचा है या कम माल बेचा है। पिछले साल मेरे पास इतनी संपत्तियां थी, अब कितनी संपत्तियां हैं। मेरे ऊपर पिछली बार कितना कर्जा था, अब कितना कर्जा है। पिछले साल मैंने कितना लाभ कमाया था, इस साल कितना लाभ कमाया है। तो इनको हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग याद करते हैं। सबसे पहले लाभ हानि की जानकारी। पुस्तक पालन से हमें अपने व्यापार की लाभ हानि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, क्रय की जानकारी। हमें पता लग जाएगा कि हमने वर्ष भर में कितना माल खरीदा है। विक्रय की जानकारी, हमें पता लग जाएगा कि हमने साल भर में कितना माल बेचा है। लाभ हानि की जानकारी, हमें पुस्तक पालन से पता लग जाएगा कि हमें व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। आर्थिक स्थिति की जानकारी, हमें पुस्तक पालन से अपनी जो फिलहाल स्थिति है कि व्यापार हमारा आगे की ओर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है या डाउन में जा रहा है, ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमें अपनी संपत्तियों का पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमें अपने दायित्वों का पता लग जाएगा, हमें अपनी पूंजी का पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम अपने व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पुस्तक पालन के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है? तो सर, दोहरा लेखा प्रणाली को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था ल्यूकस पैसियोली। जी हां, ल्यूकस पैसियोली जो इटली के निवासी थे। सन 1494 में ल्यूकस पैसियोली ने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज किया, ये महसूस किया कि कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए भी दो बच्चों की जरूरत है, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला। ऐसे हम बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वहां पर भी कम से कम दो तत्व चाहिए, माल को बेचने वाला और माल को खरीदने वाला। तो ल्यूकस पैसियोली ने रियलाइज किया कि कोई भी कारोबार हो, छोटा या बड़ा, परंतु उसमें दो पक्षों की आवश्यकता तो जरूर होगी। उन्होंने इनको नाम दिया डेबिट और क्रेडिट। हमने इसको हिंदी वर्जन में कह दिया ऋणी और धनी। अब ऋणी कौन होता है, धनी कौन होता है? वैसे तो सारी अकाउंटेंसी ही इस पर चल रही है, पर अगर हम इसे संक्षिप्त में याद रखना चाहें तो हम याद रख सकते हैं कि भैया जो पाने वाला है वो ऋणी है, जो देने वाला है वो धनी है। जब मैंने पहली बार इस शब्द को सुना तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने अपने मित्र से कहा, मैंने कहा भैया एक काम करो, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मैं पाने वाला हो जाऊंगा और मैं ऋणी हो जाऊंगा, और आप देने वाले हैं, आप धनी हो जाएंगे। परंतु अब मुझे ये बात समझ में आती है
कि अगर किसी ने मुझे 10 रुपए दिए हैं तो मुझे अब बदले में उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप खुद महसूस कीजिए, मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको कभी ट्रीट दी, कोई पार्टी दी, तो जाहिर सी बात है इनटू द फ्यूचर आपको भी कभी ना कभी उसे कुछ ना कुछ बदले में चुकाना होगा, क्योंकि व्यापार का यही रूल है कि अगर कुछ आता है तो बदले में कुछ ना कुछ जाता जरूर है। अगर हमने कुछ लिया है तो बदले में हमें कुछ ना कुछ देना जरूर पड़ेगा, और यही हमारी अकाउंटेंसी हमें समझाती है। तो पहला नियम है कि पाने वाला ऋणी होता है और देने वाला धनी। दूसरा नियम, जितने भी खर्चे होते हैं वो ऋणी होते हैं, और जो आमदनी होती है उससे हम धनी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। मान लीजिए हमने कोई भी खर्चा किया तो जाहिर सी बात है उसमें हमारा पैसा जाएगा, और अगर हम कोई कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उसके बदले हमें जो चीज प्राप्त होती है यानी जो आमदनी होती है वो हमें कहीं ना कहीं धनी करने में सहायक होती है। तो अब तक मैंने आपको 2 नियम बताए, पाने वाला ऋणी है, देने वाला धनी है। जितने खर्चे हैं वो ऋणी हैं, और जितने भी आमदनी है वो क्या हो जाएगी, धनी हो जाएगी। अब किसी भी भाषा को समझने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को समझना होगा। मैंने अभी आपके सामने क्रय विक्रय बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सबसे पहले मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले शब्द आता है व्यापार। कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। दोबारा सुनिए, कोई भी ऐसा कार्य जो हम धन कमाने के उद्देश्य से करें और गैर कानूनी ना हो तो उसे व्यापार कहा जाता है। यानी कि मैं अपने कोचिंग में पढ़ाता हूं, यह भी व्यापार है। इसके अलावा आपके मम्मी पापा अपनी शॉप पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, वो भी एक व्यापार है, क्योंकि वो भी धन कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आप अर्निंग पर्पस से यानी लाभ कमाने के पर्पस से करते हैं उसे व्यापार कहते हैं। दूसरा शब्द आता है व्यापार का स्वामी। वह व्यक्ति जो कारोबार में पैसे लगाता है, उसकी देखभाल करता है, उसमें होने वाले लाभ हानि को सहन करता है, तो उसे व्यापार का स्वामी यानी कि बिजनेस का ऑनर कहा जाता है। अगला शब्द आता है क्रय। क्रय का मतलब है खरीदना। अब यहां पर अगर हम आम भाषा में बात करें तो खरीदना खुद में खरीदना ही है, पर अकाउंटेंसी में उसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द दिया गया क्रय। अब क्रय क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनके क्रय विक्रय यानी जिनको बेचने के लिए हम लेकर आए हैं उसे क्रय कहा जाएगा। क्रय को अंग्रेजी भाषा में परचेज कहा गया है। अगला शब्द आता है विक्रय। हम दुकान पर बैठकर जिन चीजों को बेचते हैं वो विक्रय या सेल कहलाता है। अगला शब्द आता है माल। माल क्या है? माल को अंग्रेजी भाषा में गुड्स कहते हैं। हम जिन चीजों को खरीदकर बेचकर अपना व्यापार चलाते हैं उसे हम माल कहते हैं। इस चीज को जरा और ध्यान से समझेंगे। किताब की दुकान पर क्या बिकता है? किताबें। फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर बिकता है, तो यानी कि फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर जो है वो एक माल है। किताब के व्यापारी के लिए, स्टेशनरी के ऑनर के लिए जो किताबें, कॉपी, पेंसिल, इरेजर वगैरह हैं वही माल है। यानी जिन चीजों को खरीदकर बेचकर आप अपने व्यापार को चलाते हैं उसे हम माल कहते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है रोकड़। रोकड़ जिसे हम आम भाषा में रुपया, पैसा, धन या मनी कहते हैं, अकाउंटेंसी में उसके लिए शब्द है कैश। कैश यानी रोकड़। अगला शब्द आता है संपत्ति। क्या है? तो संपत्तियों को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा जिससे कि आपको सरलता से समझ में आ जाए। आपके आसपास कोई ना कोई परचून की दुकान जरूर होगी। अच्छा, अब आप ध्यान से सोचिए और कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि ऐसी 5 चीजें जो उस दुकान पर बिकती हैं। सोचिए। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले बच्चे आंसर देंगे कि चिप्स मिल जाते हैं, कुरकुरे मिल जाते हैं, टॉफी मिलती है, बिस्किट मिलता है, आटा, दाल, चावल, चीनी वगैरह मिलते हैं। ये सब चीजें संपत्तियां नहीं है, ये सब माल है। जिन चीजों को खरीद बेचकर व्यापार किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? माल कहते हैं। याद है ना आपको?
अब 5 ऐसी चीजें सोचिए जो उसकी दुकान पर उपलब्ध हैं पर वो बेचेगा नहीं। सोचिए। सबसे पहले उसका काउंटर, बेचेगा नहीं। शटर, नहीं बेचेगा। उसका गल्ला, नहीं बेचेगा। उसने जो पंखा या रैक वगैरह लगवा रखे हैं, नहीं बेचेगा। दुकान, क्या वो उसको बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो यही सब चीजें संपत्तियां हैं, ऐसी वस्तुएं जो हम बिक्री करने के उद्देश्य से नहीं लाते बल्कि व्यापार चलाने में हमारी सहायता प्रदान करती हैं, वो सभी चीजें हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक स्मार्ट टीवी नजर आ रहा है, एक सीपीयू नजर आ रहा है, ये चेयर नजर आ रही है और एक टेबल है जो मेरे सामने रखी है जिस पर एक कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा जो है, ये सब क्या है? मेरी संपत्तियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे अपना व्यवसाय चलाने में सहायता प्रदान कर रही हैं। तो मैं इनको बेचने के पर्पज से नहीं लेकर आया बल्कि इस्तेमाल करने के लिए लाया हूं, तो इन्हीं को संपत्तियां कहा जाता है। अगला शब्द आता है दायित्व। दायित्व आम भाषा में आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, अकाउंटेंसी में इसको लायबिलिटीज कहा जाएगा। यानी ऐसी चीजें जो हमने चुकानी है, किसी दूसरे का कर्जा है हमारे ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा दायित्व कहलाएगा। जैसे बैंक से ऋण ले लिया, किसी से उधार माल खरीद लिया, किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए, तो ये सब क्या है? हमारी लायबिलिटीज यानी दायित्व कहलाएंगे। अगले शब्द पर आती हैं पूंजी। कारोबार छोटा हो या बड़ा हो, उसे शुरू करने में कुछ ना कुछ धन, माल या संपत्ति की जरूरत होती है। यानी अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। तो व्यापार को शुरू करने में जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे ही पूंजी कहा जाता है। अब पूंजी पैसों में हो सकती है, सामान में हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर में ही परचून की दुकान खोलनी है, तो सबसे पहले वो कुछ टेबल वेबल, कुर्सियां वगैरह जो उसके घर में एक्स्ट्रा होगी, वो देखेगा क्या इनमें से कुछ मेरी दुकान में काम आ सकता है, तो वो उनको रखेगा। इसके अलावा कुछ सामान बाजार से लेकर आएगा। अब बाजार से सामान लाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो व्यापार को शुरू करने में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी में पूंजी कहते हैं। अगले शब्द पर आते हैं आहरण। अब व्यापारी व्यापार में काम कर रहा है, दिन रात उसमें लगा रहा है। अब उससे कुछ पर्सनल एक्सपेंस भी तो होते हैं, उसे भी तो खाना खाना है, उसके बच्चों की भी स्कूल की फीस जाएगी। अब उसको कोई सैलरी तो मिल नहीं रही है, तो वो क्या करेगा? अपने व्यापार से ही कुछ पैसे निकालेगा, उन्हें खर्च करेगा। तो व्यापार से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो आप पैसे या माल निकालते हो उसे आहरण या निजी व्यय कहा जाता है। अगले शब्द पर आएंगे देनदार। आम भाषा में जिसे आप ग्राहक या कस्टमर कहते हो, अकाउंटेंसी में उसको देनदार कहा गया है। देनदार का मतलब है जिसने हमारा पैसा कुछ देना है, यानी कि जिससे हमने कलेक्शन करना है उसे क्या कहा जाएगा? डेब्टर यानी कि देनदार। इसका अपोजिट शब्द आता है लेनदार। जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है या जिसका कुछ पैसा हमने चुकाना है उसे क्रेडिटर यानी कि लेनदार कहा जाता है। इसके बाद अगले शब्द पर आते हैं। अभी हम जान चुके हैं संपत्तियां क्या हैं, व्यापार की ऐसी वस्तुएं जो हमें व्यापार चलाने में सहायता प्रदान करती हैं उसे हमने संपत्ति कहा था। अब संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति, यानी फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है? जैसे हमारी बिल्डिंग, हमारा मकान, हमारा भवन, हमारा कारखाना, हमारा फर्नीचर, हमारा लैपटॉप, हमारा ये कुर्सी, ठीक है जी, मेरा कैमरा, ये क्या है? फिक्स एसेट्स है जो हम चाहते हैं कि एक बार ली हैं तो लंबी अवधि तक हमारे साथ जुड़ी रहें और रोज रोज इनको बदलना ना पड़े। तो ये तो हो गई फिक्स एसेट्स। अब चालू संपत्तियां क्या है? करंट एसेट्स। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। मान लीजिए दुकान का माल, दुकान पर हमें वही माल अच्छा लगता है जो जल्दी बिक जाए। मान लीजिए मैंने बच्चों के लिए नोट्स बनवाए और नोट्स इतने अच्छे थे कि बच्चों को तुरंत पसंद आए और उन्होंने कहा कि सर हमें इनकी की कॉपी करवा दीजिए और हम इसको अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा।
पर मैंने एक नोट्स बनवाए और उन्हें कोई पढ़ना ही नहीं चाह रहा, तो क्या ऐसे नोट्स मुझे अच्छे लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। दुकान पर वही माल अच्छा लगता है जो लाए बाद में और बिक पहले जाए। तो ऐसी वस्तुओं को ही चालू संपत्ति कहा जाता है, जो वर्ष के दौरान घटती बढ़ती रहती हैं, जैसे रुपया, पैसा यानी कि कैश। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 5,000 रुपए दिए और आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, भाई साहब 5,000 रुपए मिल गए, वो भी मम्मी ने दे दिए। अब मम्मी ने कहा कि बेटा इनको पर्स में रखो, पर शर्त यह है खर्च नहीं करने। तो आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो सर एक दिन होगा, 2 दिन होगा, पर अब आपको पैसे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मम्मी रोज आती है और देखती है कि आपने पैसे खर्च तो नहीं किए। तो आप क्या कहोगे? मम्मी एक काम करो, ये पैसे ना आप ही रख लो, जब मैं इनको खर्च ही नहीं कर सकता तो ये मेरे किस काम के? तो ऐसे ही दुकान का माल, रोकड़, ग्राहक, ये सब दिन प्रतिदिन घटते बढ़ते रहते हैं, या वर्ष के दौरान तो इनमें परिवर्तन निश्चित रूप से आता ही है। तो इन्हीं को हम चालू संपत्ति कहते हैं। अगले शब्द पर आती हैं छूट, डिस्काउंट, कटौती या रियायत। अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, ठीक है सर। तो हम हिंदुस्तानी हैं, मोलभाव करना हमारा जन्म से अधिकार है। मान लीजिए आप अपने लिए टी शर्ट, जींस या कोई भी ड्रेस लेने गए और दुकानदार ने कहा कि भैया ये तो 1,500 रुपए की है, तो हम तुरंत क्या कहेंगे? अरे भैया सही लगा लो, बहुत ज्यादा बता रहे हो आज तो, पिछली बार तो आपने रेट बहुत सही लगाया था, मैं पिछली बार भी आपकी दुकान पे आया था। अब अगर ऐसे में दुकानदार कहे कि नहीं आप मेरे पास नहीं आए थे, तो भी खराबी है। वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल आए थे, और एक काम कीजिए आप इसमें 100 रुपये कम दे दीजिए, ठीक है जी। तो ये जो हम मोल भाव करके कीमत में कमी करवा लेते हैं ना, यही छूट है। अब अकाउंटेंसी में, लेखा शास्त्र में छूट को 2 भागों में बांटा गया, नगद छूट और व्यापारिक छूट। अब सबसे पहले व्यापारिक छूट को समझते हैं। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये सब योजनाएं व्यापारी द्वारा ही निकाली जाती हैं और उसका उद्देश्य होता है माल की बिक्री बढ़ाना। आपने अक्सर देखा होगा जहां पर लिखा होता है सेल सेल सेल, तो हमारी नजर वहां जरूर जाती है। दुकानें तो बहुत सारी है मार्केट में, पर जिसने अपना टेंट टेंट लगा के कुछ इस तरह का पर्चे वर्चे लगा के ऐड कर रखा है, तो हम समझ लेते हैं कि यार ये माल ना कम रेट पे बेच रहा होगा। इसी से देखते हैं क्या ढंग का मिल जाता है और हम वहां जाकर माल छांटते भी हैं, और कम कीमत में मिल जाए तो एक के बजाय 2 भी ले लेते हैं। तो ये है व्यापारिक छूट। दूसरा आता है शब्द नगद छूट। अब नगद छूट क्या है सर? मान लीजिए हमने किसी के पेमेंट करना है 20,215 रुपए का, और हम गए, हमने उसको हाथ में रखे 20,000 रुपए। अरे भैया बस सही हो गया, ठीक है ना, इतना ना किया करो, देखो हम हर बार आप ही से माल लेते हैं। तो यानी कि भुगतान करते समय जो छूट प्राप्त होती है वो तो नगद छूट है, और माल की बिक्री बढ़ाने के लिए जो छूट दी जाती है वो व्यापारिक छूट है। अब दोनों के पर्पस क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। भाई व्यापारिक छूट हमने दी थी माल की बिक्री बढ़ाने के लिए, और नगद छूट दी है पेमेंट लेने के लिए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि माल उधार में ना बिके, नगद बिक जाए, तो हम कहते हैं कि भैया देखो उधार में 10,000 का है और जो नगद लेने वाले हैं उनको 2% एक्स्ट्रा रियायत देंगे, पर पेमेंट अभी कर दो। तो ये क्या हो गई सर? हमारी नगद छूट। अगले शब्द पर आते हैं। तो सर अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको व्यापार की परिभाषा में बताया था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी व्यापार है, मम्मी जॉब कर रही है ये भी व्यापार है, पापा अपना बिजनेस करते हैं ये भी व्यापार है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं इस बात की। यहां पर 4 शब्द आते हैं। सबसे पहले है व्यापार। अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग, लेखा शास्त्र के अनुसार, माल को खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। यानी कि हम बाजार से चिप्स का पैकेट लेकर आए, दुकान पर रखा, बेच दिया, ये व्यापार है। नंबर 2, उद्योग क्या है? जब हम किसी चीज को बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे उद्योग कहा जाता है। तीसरा आता है पेशा। अध्यापक का स्कूल में पढ़ाना पेशा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रूप से पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में सहारनपुर में। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ फीस ले रहा हूं,
तो ये जो कहलाएगा ये व्यापार नहीं है, क्योंकि मैं वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं कर रहा। तो यहां मैं क्या हूं? एक पेशेवर व्यक्ति हूं। इसी तरह से जो डॉक्टर होते हैं वो पेशा है, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी ऐसे व्यक्ति जो माल को खरीदते या बेचते नहीं हैं, बल्कि अपनी विशेष ज्ञान के आधार पर आपको कुछ सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो ही पेशा कहलाता है। अब यह एक नया शब्द जुड़ गया, सेवा क्या है समझिए। अगर मैं कोचिंग क्लास में पढ़ा रहा हूं तो यह पेशा है, और अगर मैं सैलरी बेस नौकरी करते हुए किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेता हूं और वहां पे आपको पढ़ाता हूं तो यह सेवा कहलाएगी। इसी तरह हम हॉस्पिटल में, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, पर कभी ना कभी अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो डॉक्टर है वो तो पेशेवर है, और अगर वो किसी हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वहां पे सेवा कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति कहीं किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं और आपको अपनी विशेष गुणों के आधार पर आपको की हेल्प कर रहे हैं, आपको रोग मुक्त करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो वो सभी क्या कहलाएंगे? सेवा कहलाएंगे। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पुलिस हमारी सेवा करती है, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हमारी सेवा करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो कहीं जॉब करते हुए अपने कार्य को संपन्न करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। अगले वर्ड पर आते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री को हिंदी में रोजनामचा कहा गया है। अच्छा, रोजनामचे शब्द को अगर आप ध्यान से समझें, रोज नामचा यानी कि व्यापार में होने वाले लेन देनों को, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को, आर्थिक क्रियाओं को नियमानुसार लिखने की कला का नाम ही रोजनामचा कहलाता है। रोजनामचे में आपको जर्नल एंट्रियां सीखने को मिलेंगी, ठीक है सर। और जर्नल एंट्री के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्रय विक्रय, रोकड़, पूंजी, ठीक है ना। इन सभी का मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ जर्नल एंट्रीज और बेहतर समझा पाऊंगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि जर्नल एंट्री के अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे, कि व्यापार में होने वाले दिन प्रतिदिन लेन देनों को नियमानुसार लिखने की कला का नाम ही जर्नल एंट्री है, और इससे हम अपनी व्यापार की गतिविधियों का सरलता से पता लगा सकते हैं, लाभ हानि का पता लगा सकते हैं, क्रय का पता लगा सकते हैं, विक्रय का पता लगा सकते हैं, इसके अलावा आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये सभी लाभ लगभग आपके ऐसे ही हैं जैसे कि मैंने आपको पुस्तपालन में समझाए थे। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना हो तो शुरुआत में मैंने पुस्तपालन के समय भी आपको लगभग यही डेफिनेशन लिखवाई थी, सिर्फ आपने एक शब्द बदल देना है। वहां पुस्तपालन था और यहां पे यह है जर्नल या रोजनामचा है। अगले शब्द पर आते हैं, खाता। आपने दैनिक जीवन में कभी ना कभी सुना होगा खाता। ध्यान करो, बैंक में खाता खुला जाता है। खाता क्या है कि एक ऐसा स्थान या ऐसा पेज या ऐसा एक नंबर जहां पर किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है, तो उसे हम खाता कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपकी गली में कोई परचून की दुकान है और आप वहां पर जाते हैं कि भैया हम आपसे महीने भर का उधार सामान लिया करेंगे और पेमेंट आपको माह के अंत में कर देंगे, तो वो भी आपका क्या बना देगा? खाता बना देगा। हम बैंक में रुपया पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, उस पर हमें ब्याज मिलता है, या कई बार हम ऋण भी प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या खोलना पड़ता है? पहले वहां पर एक खाता खोलना पड़ता है। यानी खाता क्या है? जहां पर किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी भी एक विशेष पार्टिकुलर पर्पस से सभी जानकारी एक जगह मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाता कहते हैं। अब अकाउंटेंसी में प्रमुख खाते कौन कौन से हैं? रोकड़ खाता, पैसे का पता लग जाएगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। क्रय खाता, कितना माल खरीदा। विक्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, ठीक है ना। इसके अलावा प्राप्य पत्र, देवी पत्र, जर्नल, ये सभी हम आगे जानेंगे। तो फिलहाल आप इनके नाम याद रख लीजिए कि अकाउंटेंसी में प्रमुख रूप से कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, जिसका वर्णन खाता बही में भी किया गया है, जो एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसके बाद आते हैं सर अगले शब्द पर, तलपट क्या है? व्यापारी ने दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देनों को रोजनामचे में लिख लिया, खाता बही में खाते बना लिए। अब वह देखना चाहता है कि कहीं खाता बनाते समय या जर्नल में लेखा करते समय
कोई गणित संबंधी या कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं हो गया। इसका पता लगाने के लिए वह एक स्थिति विवरण बनाता है, एक तलपट बनाता है। तो तलपट में दो पक्ष होते हैं, ऋणी और धनी। अगर दोनों पक्षों का योग समान आ जाता है तो यह मान लिया जाता है कि हाँ, खातों में कोई गलती नहीं है। और अगर दोनों पक्ष समान नहीं आ पाते तो अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। और अगर अशुद्धियां तुरंत पता नहीं लग पाती तो अंतर की राशि को उच्चंत खाता यानी सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया जाता है। और जब गलती का पता लग जाता है तो उच्चंत खाता स्वतः ही अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इसको आम भाषा में समझिए। मान लीजिए मैं अपने कोचिंग क्लासेस में बच्चों से फीस लेता हूं और किसी दिन शाम को लेखा करते समय मेरी याद नहीं आ पा रहा है, यार एक पैसे तो आए हैं पर किससे आए हैं नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, उस अमाउंट को लिख दूंगा और उस पर सर्कल बना दूंगा कि भैया कल जब बच्चे आएंगे तो या तो मैं उनसे पूछ लूंगा, या कई बार सिर्फ शक्ल देख के भी याद आ जाता है कि हाँ यार इसने कल फीस दी थी और मैं इसकी एंट्री करना भूल गया हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, उस बच्चे के नाम से एंट्री कर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं कि तलपट से हमें क्या क्या लाभ है। तलपट से हमें गणित संबंधी अशुद्धियों का पता लग जाता है। अगर कोई लेन देन अधूरा रह गया है तो उसका हम लेखा कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो तलपट से भी ज्ञात नहीं हो पाती। सैद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां, तो इनका क्या अर्थ है पहले उसको समझते हैं। कई बार दोहरा लेखा प्रणाली यानी अकाउंटेंसी के नियमों की हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती और हम लेन देन को सही पक्ष में लिखते हैं पर गलत नाम से लिखते हैं। प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए मुझे फीस जमा कराई मोहन ने और मैंने गलती से नाम लिख दिया सोहन का, तो क्या हिसाब मैच नहीं होगा? हिसाब तो मैच हो जाएगा क्योंकि नाम ही तो गलत लिखा गया है। पर क्या यह अशुद्धि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि मुझे फीस जमा कराई थी मोहन ने, मैंने उसके खाते में तो लेखा करा नहीं है, मैंने लेखा कर दिया सोहन के खाते में। अब मैं सोहन से फीस नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने उसके नाम से एंट्री कर दी। पर क्या सोहन ने फीस जमा कराई है? नहीं कराई है। और अगर मैं मोहन से दोबारा फीस मांग लेता हूं तो वो भी नाराज कि सर मैंने तो कल ही फीस जमा कराई थी, आज आप फिर मांग रहे हो, ऐसे कैसे? तो इसे कहा जाएगा सैद्धांतिक अशुद्धियां। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां। कुछ अशुद्धियां एक दूसरे की पूर्ति कर देते हैं। जैसे पहले ही उदाहरण पर दोबारा आ जाते हैं। यहां पर पैसे तो प्राप्त हुए थे, फीस तो आई थी, पर मैंने गलत खाते में भी लिख दी। तो यहां पर दो गलतियां हो गई एक साथ, पर दोनों ने एक दूसरे की पूर्ति कर दी। तो सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब आप समझिए जहां पर नाम गलत लिखा गया। क्षतिपूरक अशुद्धि है जहां पर अलग अलग जगह पर लिखे हुए और गलतियां दो हैं पर पता नहीं लग पा रही। इसके बाद अगले पॉइंट पर आती हैं, रोकड़ खाता क्या है। व्यापार में दिन प्रतिदिन हमारे पास पैसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, माल खरीदते रहते हैं, माल बेचते रहते हैं। अब हमें अपनी रोकड़ का हिसाब रखना बहुत जरूरी है कि कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना पैसा हमारे पास से गया है, जिससे कि हम पता लगा सके कि कोई लेन देन ऐसा तो नहीं है जिसको हम लिखना भूल गए। रोकड़ खाते में दो पक्ष होते हैं, ऋणी और धनी। पैसा आया तो ऋणी में और गया तो धनी में, और बाद में दोनों पक्षों की तुलना करके हम पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। और अगर वास्तव में भी उतना ही पैसा बचा हुआ है तो इसका मतलब हम कोई भी हिसाब किताब में भूल नहीं करी है। अगले शब्द पर आते हैं, खुदरा रोकड़ बही। व्यापार में दिन प्रतिदिन छोटे मोटे लेन देन होते रहते हैं। जैसे किसी ग्राहक के लिए चाय मंगा ली, अखबार मंगा लिया, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरह के लेन देनों की एंट्री रोजनामचे में करें तो एक तो रोजनामचे में एंट्रीज की संख्या पहले से बहुत ज्यादा है, दूसरा ऐसे लेन देन करने से कहीं ना कहीं रोजनामचे की मान्यता भी कम हो जाती है। मान लीजिए आप एंट्री करते हैं कि आपने किसी कस्टमर के लिए पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट खरीदा, तो आप क्या एंट्री करोगे? पार्ले जी बिस्कुट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर पार्ले जी बिस्किट परचेज। थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो व्यापार में होने वाले छोटे लेन देनों के लिए हम एक अलग से बही बना लेते हैं जिसमें हम अपने छोटे मोटे लेन देन को और दिन प्रतिदिन होने वाले लेन देन को लिखते रहते हैं, और माह के अंत में इन्हें विविध व्यय,
फुटकर वे के नाम से एक ही एंट्री बना देते हैं। इसी में अगला शब्द आता है खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति। अब ये क्या है? अब मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपकी एक दुकान है और मैं आपके पास काम करता हूं। आपके कोई मित्र आए, आपने मुझे कहा कि भैया जाइए इनके लिए जरा चाय और मट्ठी ले आइए। मैं अपना उठ के चल दिया। काफी देर हो गई, चाय मट्ठी नहीं आई। आपके मित्र थोड़ा सा नाराज सा होकर चले गए। आप गुस्से में बाहर आए। मैं वहीं पर खड़ा हूं गेट के पास ही। आपने कहा भैया अब तक आपको चाय लेने के लिए कहा था, लेके नहीं आए। मैंने कहा मैं ले तो आता, समस्या क्या है कि आपने पैसे नहीं दिए और जो चाय वाला है वो मुझे उधार देता ही नहीं है। तो अब बताओ मैं कैसे लेके आता? तो आपने सोचा ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो आपने कहा भाई एक काम करो, मैं आपको ये 500 रुपये दे रहा हूं और जब भी मैं आपसे कोई सामान मंगाऊं तो आप तुरंत ले आइएगा और महीने के अंत में या जब ये पैसे खत्म हो जाएं तो आप मुझे हिसाब बता दीजिएगा कि ये पैसे आपने कैसे कैसे खर्च किए हैं। तो यही खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति कहलाती है। अब बात तो हमें समझ में आ गई, पर इसे लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका यह है सर, जब व्यापार के स्वामी द्वारा अपने खजांची या सहायक कर्मचारी को माह के आरंभ में कुछ धनराशि प्रदान कर दी जाती है जिससे वह महीने में होने वाले सभी छोटे छोटे व्ययों का भुगतान कर सके तथा माह के अंत में या धनराशि के समाप्त हो जाने पर आपको हिसाब प्रदान कर दे, यही खुदरा रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति कहलाती है। इसी का जो न्यूमेरिकल आप सीखेंगे उसे पैटी कैश बुक कहा गया है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के कुछ प्रमुख शब्दावलियों को समझा, जर्नल एंट्रीज के बारे में जाना, खाता बही के बारे में जाना। अगर आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी तरह की आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कबीर कोचिंग एंड कंपटीशन क्लासेस, महाराज सिंह कॉलेज के बराबर में, ऊपरी मंजिल सहारनपुर, 9027178430। थैंक यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर।